हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के सिलेबस को। ये सिलेबस 12th क्लास का होगा और जैसा कि आप जानते हैं कि 12th क्लास को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है और हम लोग बिल्कुल अपना सिलेबस स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। और आपको पता होगा, जैसा कि आपने हमारा सिलेबस वाला वीडियो इससे पहले देख लिया होगा, तो आप जान गए होंगे कि जो पहली यूनिट है, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है अपनी, उसका नाम है जनन। ठीक है, तो सबसे पहली यूनिट 12th क्लास बायोलॉजी की जो रहेगी उसका नाम होगा जनन। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले यूनिट जनन है और जनन में भी जो पहला चैप्टर है, सबसे इसमें भी जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो उस पहले चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, पहला चैप्टर है जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन। चलिए, तो अब बात करते हैं कि आखिर सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सर जनन क्या होता है। तो ये पहली वाली यूनिट होगी, इसमें पूरी तरीके से बात, 4 चैप्टर हैं इसके अंदर और चारों चैप्टर्स में बात करी जाएगी कि आखिर जनन होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनिट का नाम है जनन और चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग का नाम ही क्या रहेगा? जनन। जनन को हम सब लोग बेटा रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे पहले जानो कि जनन होता क्या है। देखो, एक बात याद रखना कि कोई भी जीव होगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी जीवित जीव हो, वो हमेशा अपने बच्चों को जन्म तो देगा ना, है ना। तो किसी भी जीव का, अब यहां पे आप एक का नाम नहीं ले सकते, आपको सबका नाम लेना पड़ेगा कि किसी भी जीव का अपने ही समान जीवों का निर्माण करने की प्रक्रिया या अपने ही समान जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। देखिए, आप कभी भी अपने सिलेबस में किसी बात को रटेंगे नहीं, मैं आपको आपकी ही भाषा में, जनरली भाषा में आपको याद करा दूंगा। बिल्कुल किसी किताब को, किसी नोट्स को रटने की जरूरत नहीं है। अब अगर जनन की परिभाषा बनाओ तो कैसे बनेगी कि किसी भी जीव का अपने ही समान जीवों को जन्म देना या निर्माण करना क्या कहलाता है बेटा? जनन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात होती है कि जब जनन होता है तो जनन के बाद मैंने अभी एक बात बोली कि संतानें बिल्कुल अपने माता पिता के समान होती हैं। एक बात आप लोग याद रखें कि माता पिता कहो या जनक कहो, बात एक ही होती है। ठीक है, जनक मतलब जिससे जन्म हुआ है, या फिर माता पिता, एक ही बात हो जाएगी। तो बात बनती है कि आखिर जनन जो है वो आखिर परिभाषा तो हमने बना ली, लेकिन अब जनन के बाद जो संतानें बनेंगी वो कितने टाइप की बनती हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि संतानें हमेशा 2 टाइप की बनती हैं, जिसमें सबसे पहली संतानें जो होती हैं उनको नाम दिया जाता है क्लोन। ठीक है, और दूसरी जो संतानें होती हैं उनको हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कह देते हैं कि सामान्य संतानें। अब आखिर क्या डिफरेंस है क्लोन और सामान्य संतानों के बीच में, तो जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी जीव ने किसी दूसरे जीव को जन्म दिया या उसका निर्माण किया, तो अगर जो नया जीव बना, मतलब जो बच्चा बना, सीधी बात समझे, तो वो अगर अपने जनकों की बिल्कुल एकदम टू कॉपी लग रहा है, एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप लोग याद रखें उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको क्लोन कहेंगे। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि सर ऐसे तो इंसान के बच्चे बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन दिखते तो नहीं है ना। हाँ, शारीरिक संरचना एक हो सकती है, जैसे मान लो इंसानी बच्चा होता है, उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, सब बात सही है, लेकिन देखने में तो वो कुछ चेंज है ना, अपने माता पिता जैसी सूरत तो नहीं है ना। मतलब देखने में बिल्कुल एकदम उसका हाइट, वेट, पर्सनैलिटी या शारीरिक संरचना या फिर जो चेहरे के ढंग है वो सब चेंज होंगे। लेकिन कई सारे जीव ऐसे होते हैं, जैसे अमीबा है, मान लीजिए अमीबा जीव है, तो एक अमीबा जब अपने आप से दूसरा अमीबा उत्पन्न करेगा तो देखने में जो नए अमीबा होंगे वो बिल्कुल अपने पुराने अमीबा मतलब जनकों के समान होंगे। तो अगर कोई भी बच्चे अपने माता पिता या जनकों के समान होते हैं, सेम होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उन संतानों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। और अगर वो अपने माता पिता से भिन्न दिखते हैं, अलग दिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो संतानें सब ज्यादातर सामान्य होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें क्या अंतर है ये तो आप लोग अभी थोड़ी देर में जान ही जाएंगे। तो अब हम आगे की बात करते हैं कि जनन क्या होता है, ये तो हमने जान लिया। अब आगे बात करेंगे कि आखिर जनन होता कितने प्रकार का है। ठीक है, सबसे पहले इसको जानो। देखो बेटा, जनन हमेशा 3 प्रकार का होता है। मेन जो जनन के टाइप है, मुख्य प्रकार है जो आपकी एनसीईआरटी सिलेबस में है, वो 3 प्रकार के जनन है, जिसमें सबसे पहला जनन बताया है
अलैंगिक जनन। ठीक है, याद रखें, सबसे पहला जनन है अलैंगिक जनन, दूसरा वाला जनन होता है बेटा लैंगिक जनन, और तीसरा वाला होता है कायिक। क्या होता है? कायिक, या इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, कायिक या वर्धी जनन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक एक परिभाषा आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम पहले वाले से स्टार्ट ना करके दूसरे से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको पहले को रिलेट कर दूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसा कि यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक के अंदर ऐसा लग रहा होगा लिंग छुपा हुआ है। लैंगिक के अंदर क्या छुपा है? लिंग छुपा हुआ है। और लिंग का मतलब क्या होता है? नर और मादा। ठीक, तो अब परिभाषा अपने आप बना सकते हो कि ऐसा जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है। क्या बोला? ऐसा जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, लिंग छुपा था ना, इसलिए लैंगिक जनन। अब यहां से आप देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है? अलैंगिक जनन। अब मतलब होता है नहीं, इसका मतलब ऊपर जो होगा, जो अलैंगिक जनन है, इसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होगी। तो परिभाषा यह बनती है कि ऐसा जनन जिसमें किसी एक, केवल एक जीव। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि सर ये बताइए कि अलैंगिक जनन में जो एक जीव आप कह रहे हो वो नर होगा या मादा होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ना तो वो नर होगा और ना ही वो मादा होगा, बस वो एक इंडिविजुअल जीव होता है। ठीक है, याद रखना ये बात, केवल लैंगिक जनन जो होगा वहीं पर हमें नर और मादा की आवश्यकता होगी, नहीं तो अलैंगिक में कोई नर मादा नहीं होते, सीधा एक जीव होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अलैंगिक जनन की परिभाषा यहां से क्या बनाई हम लोगों ने कि ऐसा जनन जिसमें केवल एक जीव की ही आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है कायिक या वर्धी जनन। देखिए, जो कायिक या वर्धी जनन है ये बच्चों ज्यादातर पेड़ पौधों में होता है बेटा। ये जो होता है ये पेड़ पौधों में होगा। अब पेड़ पौधों में कैसे? तो आपको बता दें कि पेड़ पौधों के अंदर कुछ विशेष भाग होते हैं। ठीक है, कुछ विशेष भाग होते हैं जिन भागों को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक भाग कहते हैं। अब देखना जरा, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल में लिख दिया जड़, पूरा समझाऊंगा जब इसका लेक्चर होगा। तो जड़ हुआ, तना हुआ, या फिर पत्ती हो गई, तो ये जो मुख्य भाग हैं ये सभी किसी पौधे के क्या कहलाते हैं? कायिक या वर्धी भाग कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अब जैसे यहां पे जड़ लिखी हुई है, तो आप क्या करें, मान लीजिए ये कोई पौधा है, तो हमने इसकी जड़ को तोड़ा और मृदा में मतलब मिट्टी में दबा दिया, तो वहां से नया पौधा उग गया। तो ये वाला जनन क्या कहलाएगा? कायिक या वर्धी जनन कहलाएगा। इसी तरीके से तना, जैसा कि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि गुलाब का फूल होता है, तो गुलाब का जो फूल है पूरा उसके आपने तने को काटा, मतलब कलम लगाई उसमें, और उस तने को लेकर आपने मृदा में या मिट्टी में दबा दिया, तो वहां से नया पौधा उग गया। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? कायिक या वर्धी जनन कहलाएगा। इसी तरीके से कुछ पौधों में पत्तियों को तोड़ के अगर आप मृदा में दबा दोगे तो वहां से भी नए नए पौधे उगाते हैं। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? कायिक या वर्धी जनन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जनरल नॉलेज तो तीनों के बारे में हो ही गई होगी। तो अब बिना देर करे हम लोग पहले नंबर पे आते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करेंगे। पहला नंबर है बेटा अलैंगिक जनन। ठीक है, तो सब लोग ध्यान दें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन। ठीक है, अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा कि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको, इस वाले में क्या, किसी वीडियो लेक्चर में मैं आपको पूरा लेक्चर तो समझा ही दूंगा, लेकिन अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग पीडीएफ सेक्शन में जाके उसके नोट्स ले सकते हैं। क्योंकि ये वाला वीडियो एक डेमो वीडियो है, और डेमो वीडियो में क्या मतलब, ये चैप्टर तो है ही है, पहला वीडियो तो है ही, डेमो में इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई भी बच्चा हमारी ऐप डाउनलोड करता है तो उसे इस वीडियो का लेक्चर तो मिल ही रहा होगा, साथ में इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा नहीं, समय वेस्ट नहीं करूंगा, आपको पूरा समझा दूंगा, और उसके मेरे द्वारा बनाई गई नोट्स आपको पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन को। तो परिभाषा तो हमने और आपने इसकी जान ही ली थी। क्या परिभाषा थी? कि ऐसा जनन जिसमें केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखो, अभी अभी मैंने एक नाम लिया था बेटा, क्लोन। क्या नाम लिया था? क्लोन।
तो याद रखना कि अलैंगिक जनन के बाद जितनी भी संतानें बनेगी, मतलब अलैंगिक जनन के बाद जो संतानें बनती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब यह हुआ कि जो संतानें बनेंगी अलैंगिक जनन के बाद वो देखने में बिल्कुल अपने जनक के समान होंगी, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जो सब अंग जनक के अंदर थे, जो सब संरचना देखने में सब कुछ एकदम हूबहू टू कॉपी कह सकते हो, वो सभी बिल्कुल संतानें सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो अलैंगिक जनन के बाद बनी संतानें क्या कहलाती हैं, क्लोन कहलाती हैं। ठीक है, अब एक बात आती है कि अलैंगिक जनन होता कितने प्रकार का है। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और जनरली जो हम देख सकते हैं कि अलैंगिक जनन मेनली 6 टाइप का बताया गया है। ठीक है, 6 प्रकार का होता है अलैंगिक जनन। इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे नंबर 1 पे पहला पॉइंट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए मैं आपको इसे एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाहता हूं जिससे आपको बातें याद हो जाएंगी। सबसे पहला होता है बाइनरी फिशन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर आपने इंग्लिश क्यों लिखी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कभी कभी ये पेपर में डायरेक्ट इंग्लिश में लिखकर आ जाता है और इसकी इंग्लिश जानना जरूरी है। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन का मतलब होता है द्विविभाजन। ठीक है, बाइनरी फिशन का मतलब हो गया द्विविभाजन। ठीक है, द्विविभाजन। अब अगले नंबर पे आ जाओ, नंबर 2। दूसरा होता है बेटा स्पोर्युलेशन। ठीक है, दूसरा होता है स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। ठीक है, अब आ जाइए नंबर 3 पे। तीसरा होता है बडिंग, तीसरा होता है बडिंग, और बडिंग का हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग मुकुलन। तीसरा है बडिंग या मुकुलन। नंबर 4 पे आ जाइए गैम्यूल। क्या होता है, गैम्यूल, और गैम्यूल को हम लोग कहते हैं कलिका। ठीक है, अब आपका टास्क ये होना चाहिए कि जब तक मैं ये 6 प्रकार, असल में मेनली 6 टाइप हैं, जब तक मैं उन 6 को लिखूं तब तक आप लोग पहले से पूरा याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिसके अंदर एनर्जी होगी अपने मुकाम तक, अपनी सीमाओं तक केवल वही पहुंच सकता है। तो आप हमारे संग लेक्चर में हमेशा एनर्जी से जुड़े रहा करिए। तो बात करते हैं, नंबर 4 हो चुका है गैम्यूल। अब आ जाइए नंबर 5 पे जिसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। और सबसे लास्ट में नंबर 6 पर आता है बच्चों फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग खंडी भवन। ठीक है, खंडी भवन। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर लिखा हुआ है अलैंगिक जनन के 6 प्रकार। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं, थोड़ी सी अजीब होगी लेकिन तुम्हें याद हो जाएगी। ट्रिक है भाई साहब बहन जी रिप्रोडक्शन फुल। ठीक, जो भी भाई साहब हमारा देख रहे हैं या बहन जी हमारी छोटी बहनें देख रही हैं, उनके लिए रिप्रोडक्शन फुल हो चुका है। ठीक है, पूरा रिप्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया। रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनन। तो ट्रिक समझ में आई, क्या ट्रिक थी, भाई साहब बहन जी रिप्रोडक्शन फुल। अब भाई साहब का क्या हो गया, बी। ठीक है, देखो नोटिस करो, भाई साहब का क्या हो गया, बी, और साहब मतलब क्या हुआ, एस, फिर बहन जी, तो बी से बडिंग, जी मतलब गैम्यूल, रिप्रोडक्शन फुल, तो आर का मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन, और एफ से क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। ये मैंने आपको इसलिए बताया जिससे आपको ये सीक्वेंस वाइज या मतलब आपको याद हो जाए। तो अब सबसे पहले भाई साहब में बी का क्या बना, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब होता है द्विविभाजन। दूसरे मेरे साथ साथ बोलेंगे, आप जहां भी हैं, आप जहां पे भी हमारा वीडियो जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं मेरे साथ बोलो। कोई आसपास तो तुम्हें देख नहीं रहा है ना, तुम्हारी बेइज्जती होगी, अरे ये क्या बोल रहा है। अपने पढ़ाई में इतना मतलब उसके अंदर खो जाओ कि तुम्हें, देखो एक बात बताएं, आलोचनाएं करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग, तुम इतना पढ़ोगे बोल रहे होगे तो, या फिर देर देर तक बैठे हुए, कई सारे लोग कहेंगे अरे बैठा रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, पूरे पूरे दिन किताब देखता रहेगा, उल्लू बनाता रहता है। लेकिन अभी सबकी बातों को बिल्कुल त्याग दो, क्योंकि जिस दिन तुम सफल हो गए उस दिन याद रखना कि यही लोगों के स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तब यही लोग क्या कहा करेंगे कि अरे अकेला बैठा रहता था, पढ़ता रहता था, वो तो दिन में भी पढ़ता था, वो तो रात में भी पढ़ता, जबकि तुम बिल्कुल ना पढ़ते हो। तुम थोड़ा बहुत अपना पढ़ते होगे काम का, फिर भी लोग ये कहेंगे कि अरे दिन भर पढ़ता रहता था, रात में पढ़ता रहता था। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी तरीके की समाज की टेंशन को निकालते हुए अपना फोकस जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो अगला है
द्विविभाजन। दूसरा क्या लिखा, स्पोर्युलेशन, मेरे साथ बोले स्पोर्युलेशन। स्पोर का मतलब होता है बीजाणु, तो हिंदी में इसको कहते हैं बीजाणु जनन। अगला है बडिंग, बडिंग का मतलब क्या होता है, मुकुलन। अगला क्या लिखा है, गैम्यूल, गैम्यूल का मतलब होता है कलिका। और अगला क्या लिखा, रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब हुआ पुनरुद्भवन। और अगला क्या लिखा है, फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडी भवन। ठीक है दोस्तों, तो अब बिना देर करे एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। तो पूरा साथ बनाए रखिए, पूरा ध्यान बनाए रखिए। सबसे पहले नंबर पे आता है बाइनरी फिशन, हिंदी में क्या कहते हैं, द्विविभाजन। ठीक है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली बात करूंगा, जो मेन बात करूंगा वो हिंदी में करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग द्विविभाजन के बारे में। अब यहां पे नाम को जरा ध्यान दो, आप नाम की तरफ देखो, तो नाम में क्या लिखा हुआ है, द्वि, और फिर यहां क्या लिखा है, विभाजन। तो द्वि का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा होगा आपको, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, और विभाजन का मतलब होता है विभाजित हो जाना। इसका मतलब यहां से परिभाषा आप बना सकते हो। तो क्या बनाओगे परिभाषा, कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव है कि नहीं, एक परिभाषा जनरल क्या बनाए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं क्लोन, तो अपने ही जैसे होंगे ना, अपने ही जैसे दो नए, दो क्यों बोला, क्योंकि द्विविभाजन है। तो फिर से बोलिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे दो नए जीवों का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को बाइनरी फिशन या फिर हिंदी में द्विविभाजन कहते हैं। क्या बोला, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे दो नए जीवों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। अब द्विविभाजन प्रक्रिया बेटा किन जीवों में होती है, किन के अंदर होती है, तो आपने एक संघ का नाम सुना होगा, बहुत चर्चित, बहुत जाना माना संघ है, प्रोटोजोआ। क्या नाम है, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो याद रखना कि बाइनरी फिशन की सबसे ज्यादा जो प्रक्रिया, जो द्विविभाजन सबसे ज्यादा होता है, वो मेन किन के अंदर है, वो प्रोटोजोआ संघ के जीवों के अंदर है। अब अगर हम जीवों के एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें खूब नाम में आपने सुना, अमीबा, मैंने नाम बताया आपको, तो सबसे ज्यादा जो किसमें होगा, ये वाला प्रोसेस किसमें होगा, अमीबा में हो जाएगा। इसी तरीके से एक नाम आपने सुना होगा, यूग्लिना। ठीक है, तो इसके अंदर ये बाइनरी फिशन या फिर द्विविभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये बात आप बिल्कुल सही से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे लिखा हुआ है स्पोर्युलेशन, हिंदी में कहते हैं इसको बीजाणु जनन। अब सबसे पहले तो ये प्रश्न बनता है कि ये स्पोर्युलेशन या बीजाणु जनन क्या है। तो एक बात जरा नोटिस करो, जैसे मैंने आपको यहां पे नाम से क्लियर किया था, नाम से क्लियर मतलब कि द्वि मतलब होता है दो, और विभाजन मतलब होता है विभाजित हो जाना। तो जो दो भागों में विभाजित हो, अब जैसे मान लो, चलो आपको करके दिखा दें, अमीबा बना हुआ है, तो मान लो कि यहां देखिए बना दे रहा हूं, मान लो ये कोई अमीबा है। ठीक है, अब अमीबा का कोई आकार तो होता नहीं है, और इसने क्या किया, ये अपने ही जैसे दो अमीबा में इस तरीके से डिवाइड हो गया। देखो तरीका क्या रहता है, तो जरा उस पर ध्यान देना। मान लो ये कोई अमीबा है पूरा, और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से देख रहे होंगे आप लोग, इस तरीके से धीरे धीरे करके एक से दो अमीबा में डिवाइड हो जाएगा। और सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस होता है, उसका साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब केंद्रक विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। वो एक प्रोसेस लंबी चौड़ी है, जब हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे तब आपको ये चीज समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझ गए होंगे आप किस तरीके से हो रहा है। अब यहां पे जो नंबर 2 पे लिखा है बीजाणु जनन, तो याद रखना इसमें जो नया जीव बनेगा, जो नए जीव का जन्म होगा, वो आखिर किससे होगा, बीजाणु से होगा। बात समझ में आ रही है, किससे हो रहा है बेटा, बीजाणु से हो रहा है। कैसे, तो कैसे से पहले एक बात जरूरी ये जानने वाली है कि ये होता किन के अंदर है। तो याद रखना बेटा कि कवक और शैवालों के अंदर, किसके अंदर, कवक और शैवाल के अंदर होता है। क्या होता है, बीजाणु जनन। मतलब बीजाणु जनन जो अलैंगिक जनन है, ये किसके अंदर होता है, कवक और शैवाल के अंदर। अब समझो, जैसे मान लो, एक सपोज करो कि ये कोई कवक या शैवाल, जो भी मान, चलो ये कोई शैवाल है। ठीक है, तो होगा क्या कि इसके सिरे पर, सिरे मतलब जैसे ये उंगली है, तो ये इसका सिरा माना जाएगा यहां पे। ठीक है, तो इसके सिरे पे बेटा ऐसे इस तरीके से गोल गोल संरचनाएं बन जाएंगी, कई सारी ऐसे इस तरीके से, ध्यान दे रहे होंगे। तो ये कुछ गोल गोल संरचनाएं बन गई, और एक बात याद रखना, ये गोल संरचनाएं ही क्या कहलाती हैं, बीजाणु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं,
बीजाणु कहलाती हैं। एक बात और बताना चाहेंगे कि बीजाणु गोल संरचनाएं तो हैं ही, साथ ही ये एक कोशिकीय होती हैं बेटा। कैसी होती हैं? एक कोशिकीय, मतलब केवल एक कोशिका होगी। ये बीजाणु जो होंगे वो कैसे होंगे? एक कोशिकीय होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब चाहे कवक हो या शैवाल हो, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि यही जो बीजाणु बने ये इस कवक या शैवाल जो भी है उससे अलग हो जाएंगे। अलग मतलब टूट के गिर पड़ेंगे। देखो ये जा रहा गिर के और ये जमीन पे गिर गया, और जहां गिरा, ठीक है, जहां पे गिरा वहीं से नया कवक या शैवाल उगाया। समझ में आ रही होगी बात? ये टूट गया यहां से मतलब गिर पड़ा, और गिरने से क्या, वहीं से एक नया कवक या शैवाल बनाया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोलियुलेशन या फिर बीजाणु जनन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी जैसे हम लोगों ने इसकी बनाई थी? तो देखो जरा समझना, मेरे साथ साथ बोलना कि पहली बात तो क्या कि यह प्रक्रिया कवक और शैवालों में अधिकतर होती है। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कवक या शैवालों के सिरों पर गोल गोल एक कोशिकीय संरचनाएं बन जाती हैं, और ये संरचनाएं उस जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण कर देती हैं। यह प्रक्रिया स्पोरियुलेशन या बीजाणु जनन कहलाती है। बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई तो तुरंत वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर मेरी बात को सुन लो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा बेटा तो वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ नंबर 3 पे, क्या लिखा हुआ है? बडिंग। तो बडिंग का क्या मतलब होता है? बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। देखो अब यहां थोड़ा समझो बात को। द्वय विभाजन नाम से क्लियर हुआ कि भैया द्वय और विभाजन, दो का विभाजन। बीजाणु जनन नाम से क्लियर हो गया कि बीजाणुओं से जनन हो रहा है। लेकिन मुकुलन एक ऐसा नाम है जो कि क्लियर नहीं हो पाता कि आखिर मुकुलन है क्या। ठीक है, इसकी परिभाषा इसके नाम से नहीं बनाई जा सकती। लेकिन यहां पे क्या होता है, एक संरचना बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं मुकुल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुल। ठीक है, बडिंग नाम है इसका। बड्स या मुकुल बन जाते हैं। अब कैसे बनते हैं और किन जीवों में होता है? तो अभी तक हमने आपको समझाया कि कवक और शैवालों में क्या हो रहा था? बीजाणु जनन। लेकिन एक कवक का नाम सुना होगा, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट, जिसको खमीर भी बोल देते हैं। खमीर, ईस्ट ब्रेड बनाने में यूज होता है। तो याद रखना कि पहली बात तो ईस्ट में, ठीक है, ये स्पेशल नाम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने अभी अभी बोला था कि कवकों में क्या हो रहा है? बीजाणु जनन। लेकिन ईस्ट एक ऐसा कवक है जिसके अंदर क्या होता है? मुकुलन। अब समझ में आ गई बात? इसलिए मैंने स्पेशली इसका नाम लिखा ईस्ट। और ज्यादातर कुछ जीवाणुओं में, ठीक है, तो ईस्ट और कुछ जीवाणुओं में क्या होता है बेटा? बडिंग या मुकुलन होता है। ठीक है, पहली बात तो ये जानी कि आखिर ये होता किन में है। अब एक प्रश्न बनता है कि मुकुलन सर होता कैसे है? जैसे इसमें डायरेक्टली 1 से 2 जीव बन गए थे, यहां पे बीजाणु बने थे। तो अब ध्यान देंगे मुकुलन में क्या हो रहा है। तो जरा सुनो बात को। जैसे कि मान लो कि ये कोई भी एक जीव है, कोई सा जीव, मान लो कोई बैक्टीरिया मतलब जीवाणु है या ईस्ट है। तो ये क्या करेगा कि इसमें कोशिकाओं में अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है बेटा। अतिरिक्त वृद्धि का मतलब कि शरीर का आकार थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। देखो जरा, देख रहे होगे, पहले शरीर कैसा था? ऐसा था। फिर क्या हुआ कि शरीर का आकार मतलब शरीर में अतिरिक्त वृद्धि हो गई, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई। देखो जरा, ये अतिरिक्त वृद्धि हो रही है इस तरीके से, देखो ये वाली। तो ये अतिरिक्त वृद्धि हो गई, और अब इससे शरीर का एक नया भाग बन गया। देखो ये जो पूरा एक्स्ट्रा ये वाला, अब देखना जरा, ये देखो, ये मैंने लाइनिंग कर दी, तो ये शरीर का एक्स्ट्रा भाग बना। तो इस नए भाग से अब क्या होगा कि नए नए जीव का निर्माण हो जाएगा। मतलब इन नए कोशिकाओं से नए जीवों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बडिंग या मुकुलन कहते हैं। मतलब ये कि जीव के शरीर में, अब परिभाषा बोल रहे हैं कि किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है और नई बनी कोशिकाओं से नए नए जीवों का निर्माण
हो जाता है, तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मुकुलन कहते हैं। और किसमें होती है, ईस्ट और जीवाणुओं के अंदर यह प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको मुकुलन भी बात समझ में आ गई होगी। मतलब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बना यही क्या कहलाता है, मुकुल कहलाते हैं। यही क्या है, मुकुल है। और इन्हीं मुकुल मतलब यहां पे जो कोशिकाएं, कहने का मतलब जितनी कोशिकाएं बनी है वो क्या कह रही हैं, मुकुल कह रही। और उन्हीं कोशिकाओं से नए नए जीवों का निर्माण हो रहा होगा। एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि जो नई कोशिकाएं बनी हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये अलग नहीं हो पाती हैं। मतलब अलग से मतलब कि नए जीवों का निर्माण नहीं करेंगी। और ऐसे में बड़ा ध्यान देना, वैसे तो ज्यादातर इन नए भाग से नए जीवों का निर्माण होता है, लेकिन कभी कभी ये जो कोशिकाएं हैं निर्माण ना करके एक जगह गुच्छा बना लेती हैं। मतलब निर्माण नहीं हुआ, फिर भी वृद्धि हो गई, गुच्छा बन गया। तो उस नए बने, उस गुच्छे को, उस नए बने भाग को एक नाम दिया जाता है। नाम याद रखना, स्यूडोमाइसीलियम। नाम याद रखें, स्यूडोमाइसीलियम। ठीक है, तो स्यूडोमाइसीलियम कहते हैं उस भाग को, जो नया भाग बना उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोमाइसीलियम। लेकिन बाद में ये स्यूडोमाइसीलियम भी अलग हो जाएंगे और फिर वही आप समझ रहे हैं, नए जीवों का निर्माण कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना देर करे हम लोग अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, गैम्यूल लिखा हुआ है। गैम्यूल का मतलब होता है कलिका। इन कलिकाओं को आप कलियों से जोड़ के देख सकते हैं। जो पहली बात तो ये कि जो कलिका वाली प्रोसेस है ये किन के अंदर हो रही, नाम से समझ गए होंगे, पेड़ पौधों के अंदर हो रही है। तो पेड़ पौधों में क्या होता है बेटा कि जितने भी तने होते हैं उनके सिरों पर, ठीक है, उन तनों के सिरों पर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। परिभाषा सुनो फिर से, इजी है ना, ये बिल्कुल इजी है, इसलिए समझा दे रहा हूं कि पेड़ पौधों के सिरों पर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। और ये कलिकाएं उस पेड़ या पौधे से अलग होकर और अंकुरित होकर नए नए पौधों का निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गैम्यूल या फिर कलिका कहते हैं। मतलब समझ में आ गई होगी बात कि वो जो कलियां थी वो अलग हो गई और अलग होने के बाद नए नए पेड़ पौधों का निर्माण कर दिया। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, कलिका बोल दिया। ठीक, अब बेटा आगे बढ़ो। तो बेटा अगला क्या लिखा हुआ है, अब रीजनरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है, अब आखिर ये पुनरुद्भवन क्या होता है, तो जरा इसको ध्यान देना बेटा। पुनरुद्भवन, देखो पुनरुद्भवन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर, पहले मैं परिभाषा बोलूंगा, पहले परिभाषा बोलता हूं फिर उसको समझाऊंगा आपको। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई जीव अपने क्षतिग्रस्त भागों की पूर्ति करता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। अब थोड़ा सा बात को समझो। जैसे मान लो कि कोई छिपकली होती है, तो आप देखते होंगे कि उस छिपकली की पूंछ टूट जाती है, लेकिन क्या वो पूंछ जीवन भर के लिए टूट गई, नहीं टूटी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूंछ कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके फिर से बनने लगेगी। तो इस प्रोसेस को, मतलब अब मैंने क्या बोला, क्षतिग्रस्त भागों की पूर्ति, तो वो भाग कैसा हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, टूट गया था, तो उसकी फिर क्या हो गई, पूर्ति हो गई। और जब पूर्ति हो गई तो इसी पूर्ति होने को हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। लेकिन अब यहां पे एक लिखा हुआ है पुनरुद्भवन। अब छिपकली तो यहां पे नहीं आ सकती ना, क्योंकि वो तो एक तरीके से बहुकोशिकीय हो गई और यहां पे हम नहीं ले सकते हैं उसको। तो अब जरा मेरी बात को ध्यान देंगे आप लोग कि पुनरुद्भवन किन के अंदर होता है, तो जरा मेरी बात को समझेंगे। सबसे पहली बात तो अमीबा, सबसे पहली बात क्या लिखी यहां पे, अमीबा के अंदर होगा। दूसरी बात, यहां पे एक जीव होता है, नाम सुना होगा, हाइड्रा। वैज्ञानिकों की दृष्टि में एक बहुत अनोखा जीव, लोग कहते हैं कभी मरता नहीं है, इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अमीबा हुआ, हाइड्रा हुआ। एक जीव होता है, समुद्री जीव है, स्पंज। तो इन जीवों के अंदर एक विशेष प्रोसेस होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी परिभाषा क्या बोली, फिर से सुनो ध्यान से, कि किसी जीव का अपने क्षतिग्रस्त भागों की पूर्ति कर लेना ही क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। अब मेरी बात को यहां पे मैं तुम्हें जब समझाऊंगा तो तुम अपने आप समझ जाओगे कैसे। तो यहां देखिए जरा, जैसे मान लो बेटा ये मैंने कोई अमीबा बना रखा है, ठीक है, और अमीबा को हमने यहां से काट दिया, तो अब देखने में ये अमीबा कैसा लगेगा, कुछ इस तरीके से नजर आएगा, है कि नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये अमीबा फिर से अपनी वही पुरानी वाली पोजीशन ले लेगा। इसका मतलब कि ये जो इसका क्षतिग्रस्त भाग था, टूटा हुआ, इसकी इसने फिर से पूर्ति कर ली, फिर से बन गया।
तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अमीबा भी अमर होता है, अमीबा कभी मरता नहीं है। तो अब मैं यहां पे आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि बेटा अगर हम, एक क्वेश्चन बनता है कि यदि हम अमीबा के टुकड़े टुकड़े कर दें तो क्या अमीबा जीवित रह पाएगा? सोचिए, फिर से क्वेश्चन सुनिए कि यदि हम अमीबा के टुकड़े टुकड़े कर दें तो क्या अमीबा जीवित रह पाएगा? तो इसका उत्तर होता है कि रह भी पाएगा और नहीं भी रह पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसी बात कर रहे हैं, एक बात करें तो जरा सुनो क्या क्यों कह रहा हूं मैं ये वाली बात। जैसे मान लो कि ये कोई, यहां पे देखिए, ये कोई अमीबा बना हुआ है और ये है इसका केंद्रक, ठीक है, मान लो। अब क्या हुआ, हमने इस अमीबा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस तरीके हमने इसके टुकड़े कर दिए और टुकड़े हुए, ये देखिए ये छोटे छोटे से टुकड़े हो गए अमीबा के, ये वाले, ठीक है, ये टुकड़े हो गए। लेकिन अब मेरी बात को समझो, केवल वही अमीबा के टुकड़े जीवित रह पाएंगे जिनके अंदर केंद्रक का छोटा सा अंश भी पहुंच गया है। मतलब जब हमने इस अमीबा को काटा, इसको इसके डिवाइडेशन किया, तो उस समय अगर थोड़ा सा ये केंद्रक का टुकड़ा किसी अमीबा के अंदर पहुंच गया है तो वो अमीबा सरवाइव कर जाएगा, जीवित रह जाएगा। लेकिन जिन अमीबा के अंदर केंद्रक का टुकड़ा नहीं पहुंच पाया, कोई भी अंश केंद्रक का नहीं पहुंच पाया है, तो दोस्तों वो अमीबा मर जाएगा, वो अमीबा जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां पे पुनरुद्भवन या रीजनरेशन हो चुका है। अच्छा, एक बात आपको हम अभी बताना चाहेंगे कि ये जो पुनरुद्भवन की प्रक्रिया है ये हमारे शरीर के अंदर भी होती है, ठीक है। आपको बताना चाहेंगे कि जो पुनरुद्भवन होता है, रीजनरेशन होता है, ये शरीर में, देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे तेज पुनरुद्भवन किस में होता है, मतलब कि अपने शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो जल्दी से जल्दी अपनी पूर्ति कर लेगा, जैसा पहले था वैसा ही बन जाएगा। तो याद रखना, यकृत, इसका उत्तर क्या होता है, यकृत, अपना लिवर। लिवर ऐसा अंग है कि अगर इसमें कोई चोट लग जाए, कोई घाव हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो ये अपनी पूर्ति जल्दी से जल्दी कर लेता है। और इसी तरीके से इसका अपोजिट क्वेश्चन बनता है कि अपने शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत धीमी होती है या सबसे कम होती है? तो इसका उत्तर होता है बेटा मस्तिष्क, ठीक है। अगर मस्तिष्क में कहीं पे कोई चोट लग गई या फिर कोई उसका भाग क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसकी पूर्ति में सबसे ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो सबसे जल्दी पुनरुद्भवन किसके अंदर हो रहा है, यकृत के अंदर, और सबसे धीमा पुनरुद्भवन किसके अंदर हो रहा है, अपने मस्तिष्क के अंदर। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बताया, ठीक। और अब अपने वीडियो लेक्चर में लास्ट में आते हैं, यहां पे लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडी भवन, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा है, खंडी भवन, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन या खंडी भवन। अब देखो, जो ये बाइनरी फिशन था, द्विविभाजन था, ये और खंडी भवन देखने में एक जैसे हैं, बस अंतर इतना है कि द्विविभाजन में क्या हो रहा था, एक से दो जीव बन रहे थे, लेकिन जो खंडी भवन है इसमें क्या होगा, इसमें एक से कई सारे जीव बन जाते हैं, ठीक है। मतलब यही बात है कि जैसे मान लो ये कोई जीव है तो ये अपने ही जैसे कई सारे जीवों का निर्माण कर देगा। बहु मतलब होता है बहुत सारे और विखंडन मतलब होता है टुकड़े। मैंने क्यों बोला बहु विखंडन, क्योंकि खंडी भवन को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, बहु विखंडन। बहु मतलब बहुत सारे, विखंडन मतलब खंड हो जाना। क्या लिखा है, खंडी भवन मतलब कई सारे खंड हो जाएं किसी जीव के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खंडी भवन। और ये किसके अंदर होगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो याद रखें इसका एग्जाम्पल हो जाता है यूलोथ्रिक्स। क्या नाम है, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स। याद रखना, ये असल में एक शैवाल होता है बेटा। यूलोथ्रिक्स क्या होता है, एक शैवाल होता है। इसका मतलब अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने यहां पे, तो यहां पे भी एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से एक और शैवाल भी होता है, यहां पे लिख दे रहे क्योंकि इसका भी एग्जाम्पल है। तो क्या नाम होता है बेटा, स्पाइरोगायरा। क्या नाम है, स्पाइरोगायरा, ठीक है। अच्छा, यहां का एक एग्जाम्पल रह गया था, कवक का एग्जाम्पल रह गया था, तो नाम याद रखना बेटा, पेनिसिलियम। नाम याद क्या है बेटा, पेनिसिलियम, याद रखें, पेनिसिलियम, ठीक है। ये क्या है, ये कवक है। और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा क्या है, ये है बेटा शैवाल, क्योंकि यहां पे भी ये दोनों एग्जाम्पल आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जो खंडी भवन है किस में हो रहा है, यूलोथ्रिक्स में भी हो रहा है,
स्पायरोगायरा में भी हो रहा है, और कुछ अकशेरुकी जीव भी होते हैं जिनके अंदर, अकशेरुकी मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, तो कुछ ऐसे अकशेरुकी जीव भी होते हैं जिनके अंदर बेटा खंडीभवन की प्रक्रिया देखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस पूरे लेक्चर में हमने जाना कि आखिर जनन क्या होता है, जनन के कितने प्रकार होते हैं, और सबसे पहला प्रकार जान लिया कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 1, मतलब कि चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का लेक्चर 1। तो अब लेक्चर 2 में, मतलब इसी चैप्टर के लेक्चर 2 में हम और आप जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, और उसके बाद लेक्चर 3 हमें बताएगा कि कायिक या वर्धी जनन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा, मुझे नहीं पता आप हमारा ये वीडियो किस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या हमारे ऐप पे देख रहे हैं, फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी ऐप है प्ले स्टोर पर, जिसका नाम है फोकस पॉइंट लर्निंग ऐप। ठीक है, आप उस ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से हमारे इस मतलब 12th या फिर 10th या किसी के भी सिलेबस को आप हमसे खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो फिर एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद दोस्तों।